और ये पीछे जो आपका वॉल सा दिखाई दे रहा है, ये पीछे जो वॉल देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं स्लाइम डैम। स्लाइम डैम मतलब यूरेनियम ओर से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाकी रेसिड्यू बचता है उसको यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। और ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये रेडिएशन प्रोटेक्टेड नहीं है। तो आज का हमारा एम है टाटा नगर से बाहर के इलाके, जो टाटा नगर के एडजेसेंट एरियाज हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। बेसिकली ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्बन सेंटर है, टाटा नगर ही है। इसके बाहर पूरे जंगल है और ट्राइबल एरिया है। बाकी मैं वहां जाके आपको दिखा दूंगा कैसा है। वैसे मुझे पता है ये सब देखने के लिए आप यहाँ पे कोई स्पेशली तो नहीं आएगा, एंड दैट इज बिकॉज ये एरिया रिमोट है, ये किसी भी जगह के रास्ते में नहीं आता है। तो बट सफाइज टू से कि ये छोटा नागपुर प्लेटो का एरिया है और ये अभी भी ट्राइबल एरिया, इनफैक्ट झारखंड स्टेट ही ट्राइबल ग्राउंड्स पे बना है। और दूसरी बात ये है जो शायद कई लोगों को नहीं पता हो, शायद कई लोगों को पता हो, कि दिस इज द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हर तरह के मिनरल्स मिलते हैं, यूरेनियम, कॉपर वगैरह वगैरह। हर जगह यहाँ पे मिनरल्स ही मिनरल्स है, माइका एंड मेनी मोर थिंग्स। पर फिर बात वही है कि लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट तो किया बट इस एरिया को डेवलप नहीं किया। ये है टाटा नगर जंक्शन, टाटा नगर का रेलवे स्टेशन। ये हावड़ा या कैलकाटा के मेन लाइन पे आता है एंड एज यूजुअल बाकी सारे रेलवे स्टेशन की तरह ये काफी क्राउडेड है। और इसके बाद ये जो सड़क सामने जा रही है, यहाँ से हम तकरीबन जमशेदपुर के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद 10-12 किलोमीटर के बाद जंगल एरिया शुरू हो जाएगा। तो अभी हम टाटा नगर से सिर्फ 8-10 किलोमीटर बाहर निकले हैं और ये जो एरिया है ये एक ट्राइबल एरिया है। ये संथाल परगना कहते हैं इसको। यहाँ जो ट्राइब रहती है इसको संथाली कहते हैं। अभी जिन लोगों के जेहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ट्राइबल एरिया, फूस के घर, अजीब से कपड़े, अजीब से जेवर, अब हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है बॉस। जो अर्बनाइजेशन है वो सबको टच कर चुका है। ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे ये बाएं घर देखिए, दे हैव एब्सोल्युटली क्लीन और ये ब्राइट कलर्स को यूज करते हैं। और ये ट्राइब्स की मैंने खासियत पूरे हिंदुस्तान में देखी है। ये बाएं वाला घर फिर से, सो क्लीनलीनेस में इनका कोई जवाब नहीं है। बट मोर और लेस अर्बनाइजेशन तो इनको टच कर ही चुका है। वो रिमोट विलेजेस जो सिविलाइजेशन से दूर थे, जहां कुछ पता नहीं कैसे जिंदगी चलती थी, पीपल वर फ्रोजन इन टाइम, वो अब हिंदुस्तान में हिस्ट्री है। मैंने तकरीबन हिंदुस्तान का हर एक कोना देख लिया। इन ओरिजिनल फॉर्म कुछ भी नहीं है, बट इनकी कुछ खासियत है जो ये अपने साथ रखते हैं। अपने कल्चर को ये जिंदा रखते हैं। साफ सफाई, ब्राइट कलर्स, सारा कुछ है। और ये इलाका मैं पर्सनली जानता हूँ, ये पिछले 40-50 सालों में कोई खास बदला नहीं है। थोड़ी सड़कें चौड़ी हो गई है, पक्के घर हो गए हैं थोड़े मोए, बट जिस स्पीड से अपना बाकी का हिंदुस्तान डेवलप हुआ है और जो अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए हैं, वो डेवलपमेंट अभी यहाँ पहुंची नहीं है। और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आप देख पा रहे होंगे कि, और इन जंगलों के बीच में छोटे छोटे गांव हैं और सिंपल सी जिंदगी है, कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं है। और ये ट्राइबल्स के मेन स्ट्रीम में नहीं आने की एक वजह जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि इनकी इच्छा ही बहुत कम है। ये फ्यूचर के लिए जीते नहीं है। ये आज का काम चल जाए, अगले हफ्ते चल जाए, उतना बहुत है। एंड दैट इज वाई दैट रेस टू सक्सेस ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो बेल्ट है तकरीबन 1001 स्क्वायर किलोमीटर का जो बेल्ट है, इसके नीचे तरह तरह के मिनरल्स भर के भरे पड़े हैं। और कुछ एक ऐसे मिनरल्स हैं जो सिर्फ यहीं एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि यूरेनियम। अब ये है टिपिकल ट्राइबल हाउसेस। अब देखिए कितनी सफाई से बनाए हुए हैं। ऊपर तो टाइल्स है, बट लुक एट द कलर्स दैट दे यूज एंड बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन। कोई भी ट्राइब इंडिया का गंदगी नहीं पसंद करता है। और ये है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा।
ये यहाँ के एक ट्राइबल हीरो रहे हैं और इनको पहले शहीद बिरसा मुंडा कहा जाता था, फिर वीर शहीद बिरसा मुंडा और अब इसको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। ये इस इलाके के ट्राइबल विलेजेस में ये स्टैचू आपको पक्का मिलेगी और इसकी पूजा की जाती है। तो बेसिकली जो चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जमशेदपुर से निकल के अभी हमें तकरीबन 8-10 किलोमीटर हुए हैं और उसके बाद ये सारा का सारा जो इलाका है ये जंगल है। इस तरह के स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं और शांति है, बट डेवलपमेंट नहीं है। और जैसा मैंने बताया था कि इस इलाके में मिनरल्स ही मिनरल्स भरे पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ से थोड़ी दूर आगे 20-22 किलोमीटर कॉपर माइनिंग होती है, उस जगह का नाम ही आखा कॉपर है। यहाँ पे 3-4 माइंस यूरेनियम के हैं और ये ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हालांकि ये वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं है, ये लो ग्रेड यूरेनियम है और उसी के नाम पे ये छोटी छोटी कॉलोनीज, इंडस्ट्रियल कॉलोनीज बनी हुई है। तो बेसिकली इस एरिया का लैंडस्केप है, छोटी छोटी इंडस्ट्रियल कॉलोनीज एक के बीच से हम ड्राइव करेंगे और जो अपने आप में गेटेड है, वॉल्ड है, उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं और उसके बाहर का जो इलाका है वो ट्राइबल है, वहां पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। और ये जो सिनेरियो है ये तकरीबन पिछले 25-30 सालों से ऐसा ही है। ये चारों तरफ इस तरह के लो हिल्स हैं जिसमें काफी वेजिटेशन है। अभी तो थोड़ा फॉग की वजह से और सन डायरेक्शन भी थोड़ा उल्टा है, बट ये इलाका जो है ये कॉन्सेंट्रिक हिल्स से भरा पड़ा है और इन पहाड़ों के पीछे भी ट्राइबल गांव हैं जो शायद अभी भी सभ्यता से थोड़े दूर हैं। बट इस तरफ जो मेन एक्सिस है यहाँ पे अर्बनाइजेशन टच कर चुका है लोगों की जिंदगी को और पॉपुलेशन काफी कम। वन मोर हाउस एंड एक और सीरीज ऑफ ब्राइट कलर्स। और अब देखिए ये बिल्कुल ही गंदगी को टॉलरेट ही नहीं करते हैं। ये जो हमारे सामने वॉल जा रही है ये एक यूरेनियम माइन की है, फाटेन नाम है इस जगह का। सो ऐसे कई सारे माइंस हैं जहां यूरेनियम एक्सट्रैक्ट होता है और ये वॉल्ड है एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आप जा तो नहीं सकते। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टेलिंग पाउंड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये एक बड़ी अजीब सी जगह है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इलाका है जहाँ पे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट होता है, लो ग्रेड यूरेनियम है, वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं है। यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर उसकी माइनिंग होती है। और ये पीछे जो आपका वॉल सा दिखाई दे रहा है, ये पीछे जो वॉल देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं स्लाइम डैम। स्लाइम डैम मतलब यूरेनियम ओर से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाकी रेसिड्यू बचता है उसको यहाँ पे डंप कर दिया जाता है। और ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये रेडिएशन प्रोटेक्टेड नहीं है और इसी वजह से आज से 30-40 साल पहले हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करते थे कि इसके आसपास जो गांव हैं उसमें काफ़ी विकलांग बच्चे पैदा होते थे और बीमारियां काफ़ी होती थी। क्योंकि ये नेशनल कॉन्शियंस से दूर है तो मीडिया भी यहाँ पे नहीं आती थी, यहाँ पे कोई खास उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता था। बट यह इस जगह की रियलिटी जहाँ पे अनप्रोटेक्टेड यूरेनियम वेस्ट डंप किया जाता था। अब पता नहीं क्या सीन है, कुछ इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये इसको रेडिएशन प्रोटेक्ट पूरा किया जाना पॉसिबल है। सो दिस इज द स्लाइम डैम एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ सच प्लेसेस जो रिमोट में है। और ट्राइबल लाइफ का एक अभिन्न अंग, इनसेपरेबल पार्ट होता है उनका बिलीफ और उनका फेथ। जगह जगह आपको उनके देवी देवताओं के, कुल देवताओं के मंदिर मिलेंगे जिन पे उनका फेथ अनक्वेश्चनेबल है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सामने अभी जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है इसका नाम है रंकिणी मंदिर। ये बेसिकली पिंडियां हैं, पत्थरों से बनी हुई देवी है। बट कहानी ये है कि ये जो चारों तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, जंगल पहाड़, इनमें वो ट्राइबल्स रहते थे और जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो ये रंकिणी माता, जिनको काली का अवतार माना जाता है, उनके दर्शन करके ही जाते थे। और इस पूरे इलाके में इस देवी पे बहुत ज़्यादा आस्था है और हर एक इंसान जो इस सड़क से कहीं भी जाता है
एक बार यहाँ मत्था टेके बिना जा नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर पर आने के लिए एक स्पेशल डिटूर बनाया गया है। मेन रोड ये इधर से जा रहा है, बट इस मंदिर पे आने के लिए एक स्पेशल डिटूर बनाया गया है और हर एक इंसान यहाँ पे होके जाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। तो ये है यहाँ का रंकणी मंदिर और ये है माँ रंकणी की पिंडी है। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत लोगों की आस्था है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम भी अपना मत्था टेकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरा एम आपको ये बताना है कि ये जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। ये सामने जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है ये है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन पॉइंट। यहाँ पे यूरेनियम ओर से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू सम डिग्री और उसके बाद उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए बाकी जगहों पे भेजा जाता है। तो इसके अंदर जाना ऑब्वियसली अलाउड नहीं होगा और इसके पीछे ही बसी हुई है यहाँ पे रहने वाले हर एक लोगों का रेसिडेंशियल एरिया, जिसमें अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये जो बाएं आपको वॉल दिखाई दे रहा है ये एक गेटेड कॉलोनी का अंदर आपको घर दिखाई दे रहे होंगे और ये वॉल्ड कॉलोनीज होती हैं। इनमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जिट होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कोई चाहे तो घुस ही सकता है। एंड इस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं उनकी जीविका, उनका लाइफ उसी फैक्ट्री से के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है एक टिपिकल रेसिडेंशियल एरिया ऑफ द सेम यूरेनियम फैक्ट्री और ऐसे ही यही मॉडल आपको जहां पे भी इस तरह की फैक्ट्रीज है यही मिलेगा। यहाँ पे तो खैर ऊंचे तबके वाले ऑफिसर का डर रहता है और ये घर भी थोड़े बड़े हैं, बट आगे जाके छोटे छोटे माचिस के डब्बे जैसे घर हैं जिसमें 5 से 7 लोग रहते हैं और इतना कट ऑफ रहते हैं। तो लाइफ तो टफ है बॉस, बट सेक्लूडेड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है और बेसिकली अगर कहा जाए तो मजबूरी है। और ये है वर्कर एरिया और इसमें 1 बेडरूम के ये घर हैं। अब तो कारें वारें भी आ गई है लोगों के पास और काफी छोटे छोटे घर हैं और लिविंग कंडीशन लाइक ए टिपिकल इंडस्ट्रियल टाउन। सुबह फैक्ट्री जाओ, शाम को फैक्ट्री आओ, थके मांदे, सुबह उठ के फिर से वहीं चले जाओ। सो दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ दैट पीपल हैव इन दीज प्लेसेस। सी 3/9 ये जो नीचे वाला घर है ये वो घर है जहाँ पे मेरा पूरा का पूरा बचपन बीता है और काफ़ी मस्त थी लाइफ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें। मैं कैमरे के दूसरी तरफ जाता हूँ। तो बेसिकली ये घर हैं बहुत पुराने हैं, ये 50, 60, 65 साल पुराने हैं। ये सड़कें हैं और घर के सामने ही एक फुल फ्लेजेड ग्राउंड जहाँ पे अब तो पता नहीं क्या है अब, बट उस वक़्त इस कॉलोनी के तकरीबन सभी बच्चे यहाँ पे होते थे। मेला सा लगा होता था। इस इलाके में कहीं ओपन एयर थिएटर एक स्क्रीन लग जाता था जिसमें वीकेंड्स में मूवी होती थी। ये एक ओपन एयर थिएटर है और चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ ही पहाड़। टोटल 10-1 हज़ार इस कॉलोनी की आबादी थी और 10 के 10,000 लोग एक दूसरे को जानते थे और अभी तक जानते हैं। तो ये है इन छोटे छोटे कॉलोनीज की, छोटे छोटे कस्बों की कहानी जहां से निकल के लोग जाते हैं। बट नॉस्टैल्जिया तो बहुत ज्यादा है बॉस। मतलब जो हमारा चाइल्डहुड है ना इसी ग्राउंड में बीता है। तो ये रही टाटा नगर के आसपास के इलाकों की कहानी। बहुत ही ब्रीफ में मैं बता पाया हूँ। इनफैक्ट मैं तो सरफेस को भी नहीं टच कर पाया, बट इस वीडियो में बस मैं इतना ही बता पाऊंगा। तो फिर अंटिल द नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।